कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस का। एसिड्स और बेसिस का आप लोगों का ये थर्ड कॉन्सेप्ट है और इसमें हमने क्या देखना है। पहली बात तो ये कि जब पहले दो कॉन्सेप्ट दे दिए, पहले कौन से थे दो? पहले दो, एक आर्हेनियस था और दूसरा ब्रोंस्टेड-लॉरी था। उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के होने के बावजूद हमें तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात होने जा रही है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको, जैसे BF3 हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कि जो कि एसिड और बेसिस दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं, कि ये एसिड और बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें एबिलिटी नहीं होती एसिड या बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें एबिलिटी नहीं होती कि ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। तो इस वजह से जो है हमें इन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि इनमें कौन सी एसिडिक प्रॉपर्टी है या बेसिक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक और कॉन्सेप्ट की। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ल्यूइस ने दिया था 1923 पे। और इस कॉन्सेप्ट में उसने क्या कहा, उसने बात की विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिहाज से उसने ग्रुप्स बनाए थे कि हम किसी चीज को एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे। तो ल्यूइस एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जब आप ल्यूइस बेस की बात करते हैं तो ल्यूइस बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जब वो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके बाद वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस की डेफिनेशन। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस की डेफिनेशन। अब हम आगे ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं कि जब आप ल्यूइस एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरह होता है कि जब आप ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है एसिड और बेस के दरमियान। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पूरा नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसको थोड़ा अगले पेज पे डिस्कस किया होगा, जो कि अभी हम करने लगे हैं। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें, ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही थी कि इसमें क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एसिड और बेस के दरमियान। तो यहाँ पर अगर आप पहले पॉइंट पे आते हैं तो ये क्या है, ये HCl है और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो H2O है। सही है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, इन दोनों को एक दूसरे में शामिल करते हैं या इनको का रिएक्शन होता है, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो है वो आपका एक बॉन्ड टूटेगा, यानी HCl का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये HCl का बॉन्ड टूटेगा और ये H जो है वो इस जगह पर चला जाएगा और इस जगह पर H3O का एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव अलग से आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो पहले वाला, ये वाला जो है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और दूसरा वाला जो है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है कि वो अपना पेयर दूसरे वाले को दे रहा है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो इनमें कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और कौन सी स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। इसके लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके NH3 है जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो देखे थे। डेल्टा पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, ये S की तरह का सिंबल होता है, इस तरह का, ये वाला सिंबल डेल्टा कहलाता है। ये कहाँ पर यूज होता है? बस। अच्छा, ये कहाँ पर यूज होता है, इसके लिए हम कहते हैं स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना।
या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना। जो हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स किए थे वहां पर ये था थोड़ा सा 9th में लेफ्ट साइड वाले पेज पे बॉटम में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में था कि अगर पोलर या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो फिर उनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अब आपके लेफ्ट साइड वाला जो इसका कंपोनेंट है NH3 है और राइट साइड पे इसके क्या है, राइट साइड पर इसके HCl है। ये दोनों को जब आप आपस में रिएक्ट करते हैं तो NH3 के साथ एक H जाके जुड़ जाता है और ये क्या बना देते हैं NH4 और क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाता है। तो ये वाला आपका एक रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको एक और बात बताता चलूँ, और अगली डेफिनेशन आ जाती है लुईस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है कि लुईस स्ट्रक्चर कब बनता है। लुईस स्ट्रक्चर की ये डिमांड है कि जब आपका सेंट्रल एटम, जिसको हम एटम ऑफ लुईस एसिड कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है तो वो आने वाले अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर लेता है। और इसी तरह सेंट्रल एटम ऑफ लुईस बेस में क्या होगा, ये मैंने आपको लुईस एसिड का बताया है कि उसके सेंट्रल एटम में किसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, जिसकी वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो लुईस बेस होती है वो अपना, क्योंकि उसका ऑक्टेट, उसका कंप्लीट ऑक्टेट पोजेसिंग वन एंड मोर पेयर्स के उसके अंदर एक ऑक्टेट पूरा होता है जिसके अंदर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या इलेक्ट्रॉन पेयर एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और सब्सटेंस को डोनेट कर सके। और यहाँ से आगे चले तो ये एक एग्जांपल है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में क्या चीज़ क्या है, लुईस एसिड है और क्या चीज़ जो है वो लुईस बेस है। इसके लिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि पहले तो आपने इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे NH3 का, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि N के साथ 2 2 4 2 6, ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड शो कर रही है। हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ा था तब बात की थी कि ये कोवलेंट बॉन्ड शो कर रही है। तो पहले वाले रिएक्शन में NH3 था तो हमने उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, फिर उससे आगे चले तो BF3 में भी हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। फिर हमने क्या करना है कि हमने इसमें ये देखना है कि कौन सी स्पीशीज यानी NH3 और BF3 में से BF2 में से कौन सी वाली के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसी स्पीशी का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी हमने ये देखना है कि उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या नहीं है। जब हम इसको देख लेंगे तो जैसे इस वाले में आपको नज़र आ रहा है कि NH3 के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर किसी दूसरे को दे देगा। यानी इसमें ये एबिलिटी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अगर आप बोरॉन को, BF3 में जो बोरॉन है, सिर्फ ये बोरॉन की बात हो रही है कि जब आप बोरॉन को देखते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये हो गए, 2 4 और 2 6, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी कमी है। तो इसमें ये एबिलिटी है कि ये कहीं से क्या एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप उसको बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस चीज़ में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट हो सकता है और किस में जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है। और इसमें आपकी जो बेसिक फ़र्क करने वाली चीज़ है वो यही होगी कि आप उसको देखेंगे कि आपका ऑक्टेट कहाँ पर पूरा हो रहा है, डोनेट करने के बाद भी पूरा रहता है या नहीं रहता, या एक्सेप्ट करने के बाद वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट 10.2 के 2 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने घर से अटेम्प्ट करके लाने हैं। लुईस एसिड लुईस बेस में कोई मसला तो मुझे बताएं। हाँ हाँ आयशा, साथ नहीं है।